हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने फंक्शन के ऊपर अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था और हमने कुछ एग्जांपल पे देखे थे। अब हम उसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो इस वीडियो लेक्चर का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो देखो, हमने पिछले वीडियो में फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी और मैंने आपको वहाँ पर मैपिंग बताई थी, ठीक है। तो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होता क्या है, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = 2x, है ना। मान लो मैं ये फंक्शन लेता हूँ और ये इस तरह से डिफाइंड है f(x)(y), है ना। और मान लो हमारे पास एक सेट है x, है ना। इसमें कुछ एलिमेंट है 1, 2 और 3। और मान लो एक सेट y है जिसमें एलिमेंट है 2, 4 और 6। तो आप देखो, जब मैं यहाँ पर इनपुट 1 लेता हूँ तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, 2 × 1 = 2। मतलब 1 पे जो आउटपुट होगा वो 2 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 2 पे मैप होगा, ठीक है। इसी तरह से 2 4 पे मैप हो जाएगा और 3 6 पे मैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैपिंग हुई है, ऐसे ही अलग अलग तरीके की मैपिंग होती है हर एक फंक्शन में। जैसे इस फंक्शन में इस तरह की मैपिंग हुई है, अगर हम कोई दूसरा फंक्शन लेंगे तो उसमें अलग तरीके से मैपिंग होगी। हो सकता है कि मैपिंग इस तरह से हो, मान लो हमारे पास एक सेट x है, दूसरा y है। मान लो इसमें एक पॉइंट ये है, ठीक है। मैं पॉइंट को कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैपिंग इस तरह से है, ये यहाँ पे मैप हो रहा है, ये यहाँ पे मैप हो रहा है, मान लो ये यहाँ पे मैप हो रहा है। हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है मान लो, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड फंक्शन है, हम इसको फंक्शन बोलेंगे। लेकिन हमने क्या किया, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया इस मैपिंग को। तो वो फंक्शन जिसमें मैपिंग इस तरह की होती है हम उसको 1 to 1 फंक्शन बोलेंगे, और जिसमें इस तरह की मैपिंग होती है उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अभी हम आगे डेफिनेशन देखेंगे, ये तो सिंपल सा ओवरव्यू है, ठीक है। तो आप देखो, 1 to 1 फंक्शन किसको बोलेंगे, 1 to 1 फंक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पर डोमेन में जो एलिमेंट है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, उसकी केवल एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। अब प्री इमेज क्या होता है, देखो जैसे 1 2 पे मैप हो रहा है तो इसका मतलब है कि 1 की इमेज 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 की प्री इमेज 1 होगी, ठीक है। ये मतलब होता है प्री इमेज का। तो जो कोडोमेन में एलिमेंट्स है उसकी केवल एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, इसकी 2 प्री इमेज है, तो हम इसको 1 to 1 फंक्शन नहीं बोल सकते, है ना। तो यहाँ पर 4 की भी एक ही प्री इमेज है और 6 की भी एक ही प्री इमेज है, तो इसको हम 1 to 1 फंक्शन बोलेंगे, ओके। और उसके बाद देखो, ये वाली जो मैपिंग है, मतलब वो सारे फंक्शन जिसमें इस तरह की मैपिंग होती है उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा कोड डोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना चाहिए। एक से ज़्यादा प्री इमेज होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक और एलिमेंट है, मान लो इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना चाहिए, ओके। और 1 to 1 फंक्शन में क्या होता है कि अगर कोई एक एलिमेंट बच भी जाए तो चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक है। मान लो ऐसी कंडीशन है, तो यहाँ पर 6 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो इस कंडीशन में भी ये फंक्शन वैलिड है और ये फंक्शन 1 to 1 है, ठीक है। अभी हम आगे डेफिनेशन देखेंगे, ये तो सिंपल सा ओवरव्यू होता है ना। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या बोलती है कि हम किसी फंक्शन को 1 to 1 का बोलेंगे, हम इसको इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, मतलब 1 to 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोला जाता है ना। तो डेफिनेशन इस तरह से, एफ मैप एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट इन बी, इन अदर वर्ड्स नो एलिमेंट ऑफ बी आर मैप्ड टू बाय 2 और मोर एलिमेंट ऑफ ए। अभी मैंने आपको जो समझाया ना वही का वही लिखा हुआ है बस। जैसे मैं आपको बताता है ना, मान लो हमारे पास एक सेट है, एक सेट एक्स है और चलो ए और बी मान लेते हैं, हमने यहाँ पर डेफिनेशन में ए भी लिखा हुआ है। तो मान लो ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है ना। तो वो ऐसा बोल रहा है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे, मान लो ए बी सी है, ठीक है। तो इनकी जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट
यूनिक एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। मान लो यहाँ पर ये 1 पे मैप हो रहा है, बी मान लो 2 पे मैप हो रहा है, मान लो सी 3 पे मैप हो रहा है, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में कहे तो बी का हर एक एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से मैप होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक एलिमेंट बच जाए तो चलेगा ना। मान लो यहाँ पे 4 भी है, तो अगर यहाँ पे कोई एक एलिमेंट बच जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जितने ज़्यादा एग्जांपल्स देखेंगे आपको उतने अच्छे से समझ पाएगा। मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पर एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी हुई है। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप इसका ही यूज़ करके चेक करोगे कि कोई फंक्शन 1 है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f(x), ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई इनपुट लेते हो डोमेन में से, ठीक है, मान लो डोमेन में से मैं a लेता हूँ, ठीक है, और इसको इस फंक्शन में पुट करता हूँ, तो मुझे जो fa मिलेगा, ठीक है, एक कोई वैल्यू मिलेगी। उसके बाद मान लो मैं b उठाता हूँ डोमेन में से और उसको हमारे फंक्शन में रखता हूँ, तो मुझे एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब आउटपुट कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखो, अगर fa और fb इक्वल है, क्या होगा, अगर fa और fb इक्वल है और अगर फंक्शन 1 to 1 है, तब ऐसा होगा कि a और b भी आपस में इक्वल होंगे। ऐसा तभी होगा, ठीक है। हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो ऑनटू फंक्शन की डेफिनेशन है हम वो देखते हैं ना। तो ऑनटू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ मैप्ड टू बाय सम एलिमेंट ऑफ ए, इन अदर वर्ड्स नथिंग इज़ लेफ्ट आउट। मतलब देखो, मान लो हमारे पास एक सेट एक्स है, सॉरी, हम यहाँ पर डोमेन को ए मान के चल रहे हैं और एक दूसरा कोडोमेन है हमारे पास बी, ओके। तो अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो जो कि एलिमेंट्स को इस तरह से मैप कर रहा है कि यहाँ पर जो कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है वो किसी न किसी एलिमेंट से मैप हो रहा है, ठीक है। मान लो ये एलिमेंट इससे मैप हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया और ये इससे हो गया। मतलब बी में जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से मैप हो रहे हैं, तो हम इसको ऑनटू फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। अगर मान लो एक ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर सेट ए है और ये भी है, ओके। इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है, चलो इसमें भी 3 एलिमेंट है, ठीक है। ये इस पे मैप हो गया, ये इस पे मैप हो गया और ये इस पे मैप हो गया। मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट बच गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको ऑनटू फंक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। और मान लो एक और कंडीशन लेते हैं, है ना। मान लो सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है मान लो, और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, ठीक है। सारे एलिमेंट एक पे एक में 4 है और यहाँ पर बी में कोई भी एलिमेंट बचा नहीं, सारे एलिमेंट की पूरी इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो आप देखो, यहाँ पर डेफिनेशन ये बोलती है कि जो हमारा कोडोमेन है उसमें जितने भी एलिमेंट है उसमें हर एक एलिमेंट की पूरी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट की पूरी इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये ऑनटू फंक्शन है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस ले रहे हैं। यहाँ पर डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन जो है वो भी नेचुरल नंबर है, ओके। अभी हम चेक करते हैं कि f(x) = x² 1 to 1 है या नहीं है, या 1 to है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, 1 फंक्शन की डेफिनेशन देखो। और 1 फंक्शन की डेफिनेशन में हमने लिखा था कि अगर fa = fb हो तो हम इसको 1 to 1 बोलेंगे यदि a = b हो, ठीक है। तो हम 1 to 1 चेक करने के लिए उस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो आप देखो, हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x) = x², ओके। तो मान लेते हैं f(x1) = है f(x2), ओके। यहाँ पर जो x1 और x2 है वो क्या चीज़ है, यहाँ पर x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स का डोमेन है। नेचुरल नंबर कैसे होता है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता रहेगा, इस तरह का एक सेट होता है ना नेचुरल नंबर्स का।
ओके, तो हम यहाँ पे देखो हमने एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। उसके बाद देखो इसको इस साइड ले आएंगे, एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0। आप देखो जब आप इस ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस यही मिलेगा, है ना। ये एक फार्मूला होता है हमारे पास, आपने इस तरह का एक फार्मूला देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने इस फार्मूले का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या दे रहा है हमको, 0 दे रहा है। तो ऐसा कब होता है, देखो अगर दो नंबर्स है और उनका मल्टीप्लाई हमको 0 दे रहा है तो ऐसा तभी होता है जब या तो ए 0 हो, ठीक है, या फिर बी 0। मतलब इन दो नंबर्स में से कोई नंबर एक 0 होगा तभी हमको उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 देगा, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस एक्स टू इसको टू 0 होगा, या फिर एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इन दो कंडीशन में से कुछ होगा। अब देखो एक्स वन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स टू और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ओके। तो ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर जो आया उसके हिसाब से हमारी डेफिनेशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। अब देखो हमारी डेफिनेशन क्या थी, हम यही बोल रहे थे कि अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो हाँ, हम यही बोल रहे थे कि अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए इक्वल टू बी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स वन और एक्स टू आपस में इक्वल आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर ये बाकी है ना, यहाँ पर एक्स वन क्या है, वो नेचुरल नंबर और एक्स टू भी क्या है, नेचुरल नंबर है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक कोई वैल्यू मानता हूँ, ठीक है। मान लो मैं एक्स टू इक्वल टू लेता हूँ 2, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो आप देखो एक्स वन इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं इस 2 की वैल्यू को यहाँ रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, जो कि बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो फेल हो रही है ना। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जब हमने यहाँ पर एक नेचुरल नंबर लिया तो यहाँ पर जो x1 है -2 आ गया, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम इस कंडीशन को नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, ओके। तो इस हिसाब से ये वाला जो फंक्शन है वो 1 to 1 है, ओके। अब हम इसके बाद देखते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है ना। तो थोड़ा साफ कर देते हैं इसको अपन, ओके। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। ऑन टू फंक्शन ये बोलता है कि जो हमारा कोड ओपन है उसमें जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, है ना। कोई सा भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर एक एलिमेंट बच गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो हमने उसको बोल दिया कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ओके। तो हम इसी तरह से चेक करेंगे, ओके। तो आप देखो मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू है वाई में हमारे पास, है ना। मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हम यहाँ पर कुछ इनपुट डालेंगे तो हमको कुछ आउटपुट मिलेगा। तो मान लो हमको आउटपुट वाई मिल रहा है, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है, जो कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि कोडो में हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, ओके। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट वाई आ जाएगा, जो कि बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में, है ना। आप भी देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट वाई आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हमने क्या किया, हम यहाँ पर कुछ इनपुट डालेंगे तो हमको कुछ आउटपुट मिलेगा। तो हमने ऐसा अज्यूम किया है कि हमको आउटपुट जो मिलेगा वो वाई होगा। अब आउटपुट जो मिलता है वो हमारे कोडोमेन में होना चाहिए। तो कोडोमेन क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो हमने यहाँ पर ये जो वाई है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, है ना। उसके बाद आप देखो इसके बाद हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। हम दोनों साइड रूट लगा देंगे ना, तो दोनों साइड रूट लगाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और इस साइड रूट आ जाएगा। तो उसके बाद देखो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, रूट वाई, और एक्स क्या चीज़ है, एक्स हमारे डोमेन में बिलोंग करता है, ठीक है। एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन में। यहाँ पर जो इनपुट लेते हैं वो कहाँ से आता है, इनपुट से डोमेन से आता है ना।
तो ये x कहाँ बिलोंग करेगा, डोमेन बिलोंग करेगा, लेकिन ये किसके इक्वल है, रूट y के, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम इसको ऑनटू फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ना, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर है, कोडोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 और ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, 1 2 3 और ये भी ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि ऑनटू फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें कोडोमेन में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो, ठीक है। मान लो मैं चेक करना चाहता हूँ कि 3 की प्री इमेज क्या होगी, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 ले लूँगा, ठीक है। तो मुझे मिलेगा एक्स इक्वल टू रूट 3। तो मुझे यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 3 तभी मिलेगा जब हमारे पास डोमेन में रूट 3 हो। तो डोमेन में रूट 3 है ही नहीं, ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है डोमेन में, ओके। तो हमको ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको हमको यहाँ पर फंक्शन में रखने पे 3 मिल जाए। दूसरे शब्दों में मैं बताता हूँ ना, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको यहाँ पर रखने पर हमको आंसर में 3 मिल जाए। तो ऐसी कोई वैल्यू होगी नहीं, ठीक है, केवल रूट 3 होगा जिसको यहाँ पर रखने पर हमको जो आंसर है वो क्या मिल जाए, 3 मिल जाए, है ना। लेकिन जो रूट 3 है वो हमारे डोमेन में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, तो हम इसको ऑनटू फंक्शन नहीं बोल सकते, तो ये ऑनटू नहीं है, ओके। हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, और देखेंगे, ओके। ये वाला एग्जांपल देखते हैं, एफ टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसको देखते हैं। डेफिनेशन क्या थी हमारी 1 to 1 फंक्शन की, कि अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो तो ये 1 to 1 होगा अगर ए इक्वल टू बी हो, ठीक है। तो हम इसको ही लेके चलेंगे, तो ठीक है, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। यहाँ पर ये मैंने नीचे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये फंक्शन को अलग अलग शो करने के लिए है ना, कि ये सारे फंक्शन अलग अलग हैं। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसके ऊपर माइंड मत करना, चलो ठीक है। तो इस इनपुट को यहाँ पर रखो, तो x1 प्लस 3 इज इक्वल टू x2 प्लस 3। इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x2। तो हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है 1 to 1 है। अब चेक करते हैं कि ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू कैसे चेक करेंगे, वही बात, हमारा जो फंक्शन है उसके इक्वल टू हम y रख देंगे, ठीक है, और y क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमको x इक्वल टू मिल जाएगा y माइनस 3। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं y इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, है ना, जो कि एक नेचुरल नंबर है ना, मतलब हमने कोडोमेन में से एक नंबर लिया y इक्वल टू 1 और इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है ना, मतलब 1 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है ऑन टू नहीं है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में ऐसा कहूँ कि बताइए कि ये जो हमारा फंक्शन है x प्लस 3, यहाँ पर मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जो हमको रिज़ल्ट के रूप में 1 दे दे, है ना। तो आप देखो हमको 1 कब मिलेगा, मान लो 1 है ना, हमको 1 चाहिए रिज़ल्ट के रूप में, तो हमने यहाँ पर इक्वल टू में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो हमको x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस 3, मतलब x इक्वल टू -2 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस फंक्शन में x इक्वल टू -2 रखूँगा तभी मुझे आउटपुट के रूप में 1 मिलेगा। तो आप देखो हमारे पास डोमेन क्या है, डोमेन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में -2 है नहीं है, तो मतलब हम इनपुट के रूप में -2 ले ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1 की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है ऑन टू नहीं है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस फंक्शन को देखते हैं। चलो उसके बाद इस फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट जैसा बना हुआ है इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ये इस तरह से होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ ना। ये इस तरह से होता है, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर इनपुट के रूप में कुछ वैल्यू डालता हूँ, जैसे 1.2 डालता हूँ, तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा।
अगर मैं इसके यहाँ पर इनपुट के रूप में वैल्यू 1.732 डालता हूँ तो भी जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। अगर मैं वैल्यू यहाँ पर 1.999999 डालता हूँ तो भी जो आउटपुट है वो 1 होगा। ठीक है, ये फंक्शन इस तरह से काम करता है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 2.4 डालता हूँ तो जो आउटपुट होगा वो 2 होगा। मतलब आउटपुट के रूप में जो रिज़ल्ट मिलता है ना वो हमेशा कैसा होता है, एक इंटीजर होता है ना। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं यहाँ पर इनपुट के रूप में -3.23 डालता हूँ तो जो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा तो आप यहाँ पे बोलोगे कि जो आंसर है वो -3 आएगा, तो ऐसा नहीं है ना, -3 नहीं आएगा। यहाँ पे आंसर जो है वो आएगा -4। तो ये कैसा आया मैं आपको बताता हूँ। तो देखो होता क्या है, मान लो मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ तो इसका जो ग्राफ है इस तरह से रहेगा। ओके, मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, तो आप देखो जब हम -3 से थोड़ा आगे जा रहे हैं 2.3, तो मतलब हम इस साइड जा रहे हैं। किस साइड जा रहे हैं? इस साइड जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से रहेगा यहाँ पे। तो देखो हम थोड़ा सा आगे चले गए, -3 से थोड़ा आगे चले गए तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा? 4 आएगा, -4। ओके, जैसे मैं -2 से थोड़ा आगे चला जाता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ -2.3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं -2 से थोड़ा सा आगे चला गया तो मैं इस लाइन पे आ गया। तो इस लाइन पे जो रिज़ल्ट होगा मेरा वो -3 होगा। ओके, यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो -3 आएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो मैं इसको हल्का फुल्का, ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मैं यहाँ पे इसका हल्का फुल्का व्यू दे रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे ना इसके ऊपर, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारा जो सॉफ्टवेयर था उसने उस पेज को ही डिलीट कर दिया, वो वापस नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, 2 फंक्शन तो हो गए थे। तीसरा जो फंक्शन था वो इस तरह से था, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √x। ठीक है, हमारा फंक्शन इस तरह से था। हमको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 to 1 है या 1 to है। ठीक है, कैसा है? तो डेफिनेशन लेके चलते हैं हम। मान लो f(x1) = f(x2). ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 = ग्रेटेस्ट इंटीजर x2। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए इसको डिस्कार्ड करेंगे। तो देखो जैसे मान लो हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन जो क्या है वो भी नेचुरल नंबर है ना। हमारा फंक्शन इस तरह से। तो मैं अगर यहाँ पर इनपुट के रूप में 1 लेता हूँ, मान लो x = 1 लेता हूँ, तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? वो भी 1 होगा। इसके बाद मान लो मैं x = 2 ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर √2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? तो चलिए √2 की वैल्यू पता करने के लिए हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो √2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.41, है ना। ये इस तरह से रहेगी 1.41। तो इसका जो आउटपुट है वो 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 अलग अलग इनपुट के लिए जो आउटपुट आए हैं वो सेम आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मैपिंग है वो इस तरह से हो रही है, मतलब 1 और 2 दोनों 1 पे मैप हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 1 नहीं है। ओके, तो हम इसको 1 नहीं बोल सकते। अब इसके बाद अगर हमको चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? जैसे कि हमने हर बार करते आ रहे हैं, हम इसको y के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, और y क्या है? y हमारा कोडोमेन में से एक एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर होगा। ओके, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ये सिंबल लगा हुआ है ये हट जाएगा। √x = आ जाएगा y, और x = आ जाएगा y²। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पर y की कोई सी भी वैल्यू लूँ, है ना,
मतलब हम कोडोमेन में से कोई सी भी वैल्यू उठा लें, मान लो वाई इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर एक्स इक्वल टू मिलेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 मिल जाएगा। इसी तरह से मान लो मैं कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ, वाई इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, है ना, तो मुझे मिलेगा एक्स इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 9 मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं कोई सा भी नेचुरल नंबर लूँ तो यहाँ पर एक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब है कि ऑन टू है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, ऑन टू है ना, ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। ओके, ये भी हो गया। अब इसके बाद एक और फंक्शन था हमारे पास, एक और नया पेज ले लेते हैं, इंसर्ट न्यू पेज। ओके, इसके बाद हमारा जो फोर्थ एग्जांपल था वो इस तरह से था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर ये डोमेन है, डोमेन है। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू था एक्स माइनस 1, जहाँ पर एक्स क्या चीज़ है, ओड है, और एक्स प्लस 1 जब एक्स इवन हो। तो अगर हमको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या 1 2 है, तो हम इसको ऑब्जर्वेशन से चेक करेंगे ना। तो देखो, अगर मैं एक्स इक्वल टू 1 लेता हूँ, एक नेचुरल नंबर है ना, तो 1 क्या है, ओड है, तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब यहाँ पर कुछ इनपुट है हमारे पास, मतलब डोमेन में कुछ एलिमेंट है जिसके लिए कोई इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन वैलिड नहीं है, ये फंक्शन कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शन कब कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा यदि अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर दूँ, ठीक है। तो मतलब हमने यहाँ पर जो हमारा कोडोमेन है उसमें 0 ऐड कर दिया मैंने। अब आप देखो 1 माइनस 1 इक्वल 0 आ गया, जो कि हमारे कोडोमेन में बिलोंग करता है। ओके, हमने यहाँ पर 0 ऐड कर दिया है कोडोमेन में, तो अब ये वैलिड फंक्शन है। अब इसके बाद हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं ना। अगर मैं एक्स इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो इवन है, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 लेता हूँ तो 2 आएगा, 4 लेता हूँ तो 5 आएगा, 5 लेता हूँ तो 4 आएगा, 6 पे 7, 7 पे 6, 8 पे 9, और 9 पे 8, और 10 पे 11। तो आप देखो जो मैपिंग हो रही है वो हमेशा अलग अलग नंबर्स पे हो रही है और 1 to 1 हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, 1 to 1 है ना, 1 to 1 है। और ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं 0 की बात करूँ कि 0 की प्री इमेज क्या होगी, तो वो 1 होगी, लेकिन हमको यहाँ पर 1 कैसे मिलेगा, सोचने वाली बात है ना। 1 कैसे मिलेगा, मान लो x माइनस 1 इक्वल टू हमको 1 देता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, ओड है, x क्या चीज़ है, ओड है। और मान लो x प्लस 1 हमको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तो अगर ये 1 दे रहा है तो हमको मिलेगा x इक्वल टू 0, जो कि एक इवन नंबर है, लेकिन जो कि हमारा जो डोमेन है वो कैसा है, एक नेचुरल नंबर है ना, और नेचुरल नंबर में 0 बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर में 1 होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर में 1 होगा जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि ये 1 2 नहीं है ना। 1 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 की प्री इमेज नहीं है। यहाँ पे देखो कहिए कि 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब 1 की प्री इमेज होगी नहीं। मतलब जैसे यहाँ पर सेट बनेगा नेचुरल नंबर प्लस 0 है ना, तो यहाँ पर 0 1 2 3 ऐसा चला जाएगा, और यहाँ पे एक नेचुरल नंबर का सेट बनेगा, तो यहाँ पर ये जो 1 है इसकी कोई प्री इमेज होगी नहीं, ये किसी पे मैप होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 1 2 नहीं है, लेकिन इस केस में यहाँ पर ये 1 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस केस की बात करते हैं।
हम यहाँ पर डोमेन के रूप में इंटीजर ले रहे हैं और कोडोमेन के रूप में भी इंटीजर ले रहे हैं, और जो हमारा फंक्शन है इस तरह से है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लेके चलेंगे, तो हमारे पास आएगा f(x1) = f(x2). ओके, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर फंक्शन में रखेंगे। तो x1 का स्क्वायर प्लस x1 = x2 का स्क्वायर प्लस x2। ठीक है, हमको इस तरह से वैल्यूज़ मिलेगी। अब इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे ना, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, हम इसको इस साइड ले गए और इसको भी इस साइड ले जाएंगे। ओके, प्लस x1 माइनस x2 = 0, है ना। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वापस यही मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का जो यूज़ हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। उसके बाद x1 माइनस x2 = आ जाएगा 0। ठीक है, हम यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे। x1 माइनस x2 कॉमन चला गया, हमारे पास बचा x1 प्लस x2 प्लस 1 = 0। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x1 माइनस x2 = 0 होगा, या फिर x1 प्लस x2 प्लस 1 = 0 होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर x1 = क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 = -1। अब आप देखो, हमारे पास ये कंडीशन बनी है ना, और डोमेन क्या है, इंटीजर्स है। तो आप ऐसे कोई दो इंटीजर्स लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मान लो x1 = मैं 0 ले लेता हूँ, तो मुझे x2 = क्या मिल जाएगा, -1, है ना। यहाँ पर x1 = 0 और x2 = -1 पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को उठाओ और इस फंक्शन में रखो। तो आप देखो, 0 पे जो आउटपुट आ रहा है वो 0 का स्क्वायर प्लस 0 = 0 आ जाएगा, और -1 पे जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर इनपुट ग्रुप में -1 रखेंगे। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1, ठीक है, = क्या आ जाएगा, 1 -1 = 0। इसका मतलब है कि दो अलग अलग वैल्यूज़ पर जो आउटपुट आ रहा है वो सेम आ रहा है। मतलब जब हम मैपिंग देखेंगे इसकी, तो 0 और -1 दोनों किस पे मैप हो रहे हैं, 0 पे मैप हो रहा है। तो हम इसको 1-to-1 फंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है ना, इस कंडीशन की वजह से। और इस कंडीशन के हिसाब से तो हमारा जो फंक्शन है 1-to-1 है, लेकिन ये वाली कंडीशन भी तो बन रही है, ठीक है, जो कि सही है, लेकिन इसकी वजह से हमारा फंक्शन है 1-to-1 नहीं होगा। ओके, नॉट 1-1, ठीक है, 1-to-1 लिखे या 1-1 लिखे की बात है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इस हिसाब से ये जो फंक्शन है हमारा वो 1-to-1 नहीं है। ओके, अब ऑन2 के बारे में चेक करते हैं कि फंक्शन ऑन2 है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, हम इसके = y रख देंगे ना, x² प्लस x = y। y कैसा होगा, इंटीजर होगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बनी है ना। आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, है ना। हमारे पास फार्मूला होता है x = -b प्लस माइनस रूट b² -4ac/2 है। ठीक है, ये वाला फार्मूला देखा होगा आपने। हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे ना, तो हमको मिलेगा x = -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर -4 a वहाँ पर हमारे पास 1 है और c क्या है, -y है। ओके, और अपर में क्या आ जाएगा, 2 × 1, तो -1 प्लस माइनस रूट 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4y। ठीक है, और अपर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देखो, कोडोमेन क्या है, इंटीजर्स है ना। तो मान लो मैं y = 1 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, y = 1। इस पर हमको जो x मिलेगा वो -1 प्लस माइनस रूट सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा।
तो हमको रूट 5 मिलेगा अपॉन 2, जो कि एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है ना। ओके, अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं ना। हमने जो पिछला वाला एग्जांपल देखा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर है। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये 1 है या नहीं है। तो फिर से वही डेफिनेशन लेके चलेंगे हम, f(x1) = f(x2). ओके, इन इनपुट को आप इस फंक्शन में रखेंगे तो हमको मिलेगा 2x1 का स्क्वायर प्लस x1 = 2x2 का स्क्वायर प्लस x2। ओके, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे जैसा कि हमने पिछली बार किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही करेंगे। प्लस x1 माइनस x2 = 0। ठीक है, हम इसको साइड ले गए और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया ना, तो इस तरह से मिलेगा हमको। और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2 = 0। ओके, यहाँ से x1 माइनस x2, यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन हो जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ पर जो बचेगा वो होगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 1 = 0, है ना। तो यहाँ पर x1 माइनस x2 = 0 आ जाएगा, या फिर 2x1 प्लस 2x2 प्लस 1 = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, x1 प्लस x2। ठीक है, और 1 को साइड भेज देते तो -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दोनों साइड 2 का डिवाइड कर देंगे तो x1 प्लस x2 = आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी अपनी। तो आप देखो हमारे पास डोमेन में है क्या, इंटीजर्स है। ठीक है, तो अगर हम 2 इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो क्या हमको -1/2 मिलेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हम जब किसी 2 इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। ठीक है, -1/2 कभी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो कंडीशन बन के आई है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। हम इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों हमने इसको इग्नोर क्यों किया? क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। हम कभी 2 नंबर को जोड़ेंगे तो हमको कभी -1/2 मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए हमने इस कंडीशन को इग्नोर कर दिया। पिछले वाला जो केस था वहाँ पर ये वाली कंडीशन बनी हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम 2 इंटीजर्स को जोड़ें तो हमको -1 मिल सकता है ना। हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स है जिनको जोड़ने पे हमको -1 मिलेगा। जैसे अगर आप 2 प्लस -3 करोगे तो आपको -1 मिल जाएगा। अगर आप 3 प्लस -4 करोगे तो अब आपको -1 मिल जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जिनको ऐड करने पे हमको -1 मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है वो सही थी, है ना। इसके लिए हमने इसको चेक किया, लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो सही नहीं है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा जब हम 2 नंबर्स को जोड़े और हमको -1/2 मिल जाए, मतलब 2 इंटीजर्स को जोड़े और -1/2 मिल जाए। ओके, तो इस कंडीशन को इग्नोर कर देंगे और ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, 1 to 1 है। ओके, ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 to 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चेक करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, है ना। तो ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल टू में क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो 2x² प्लस x = y। ओके, फिर से वही का वही करेंगे, 2x² प्लस x माइनस y = 0। वही फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले अप्लाई किया था। ठीक है, -1 प्लस माइनस रूट b² माइनस प्लस 8y/2 है, मतलब 2 × 2। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 8y/4। ओके, तो आप देखो अगर मैं यहाँ पर y = कोई इंटीजर लेता हूँ, जैसे मान लो y = 2 ले लेता हूँ, है ना। तो y = 2 पे हमारा जो आंसर आएगा x = वो क्या आएगा, -1 प्लस माइनस रूट 8 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 + 1 70 हो जाएगा। ठीक है,
और अपर में 4 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है ऑन टू भी नहीं है, ठीक है, केवल क्या है 1 to 1 है, ऑन टू नहीं है। आप यहाँ पर देखो, हमने फंक्शन को यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया है। मान लो हम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं एफ आर टू आर, ठीक है, हमने डोमेन भी रियल नंबर लिया है और कोडोमेन भी रियल नंबर लिया है। तो इस कंडीशन में क्या होता, सब कुछ ऐसा कैसा रहता, लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन बनी है, हम यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 इक्वल टू 0 ले लेंगे और x2 इक्वल टू ले लेंगे -1/2, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस वैल्यू पे ये जो कंडीशन है क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है ना। और रियल नंबर्स में तो होता ही है कि आप किसी दो नंबर को जोड़ो तो आपको -1/2 मिल जाएगा, है ना। इंटीजर्स में नहीं ऐसा होता है। अगर इंटीजर्स में अगर आप कोई दो इंटीजर को जोड़ोगे तो -1/2 नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन दो रियल नंबर को जोड़ोगे तो -1/2 मिल सकता है। जैसे अगर आप 0 और -1/2 को जोड़ोगे तो आपको वापस से -1/2 मिल जाएगा। इसके बाद देखो, अगर आप यहाँ पर x1 इक्वल टू 0 या फंक्शन में पुट करते हो तो आपको जो f0 की वैल्यू मिलेगी वो भी 0 होगी और f -1/2 की जो वैल्यू मिलेगी वो भी 0 होगी। आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। जब आप यहाँ पर -1/2 रखोगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0 और -1/2 दोनों के दोनों किस पे मैप हो रहे हैं, 0 पे मैप हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है हमारा कैसा है, नॉट 1 ओके, हम इसको 1 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट 1 ओके। तो उसके बाद अगर आप ऑन टू फंक्शन की बात करो कि ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो चलिए चेक करते हैं ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो आप देखो, हम यहाँ पर कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं वाई की जगह पे, ठीक है। जैसे वाई इक्वल टू 2 लिया तो हमको ये वाला नंबर मिला, x इक्वल टू ये मिला, जो कि एक रियल नंबर है, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन वाई इक्वल टू मान लो मैं लेता हूँ माइनस में कोई वैल्यू ले लेता हूँ मान लो, ठीक है, तब क्या 1 2 होगा क्या, ये चेक करते हैं। मान लो मैं वाई इक्वल टू -1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट के अंदर है ना 1 - 8/4, मतलब -1 प्लस माइनस -7/4, जो कि एक रियल नंबर नहीं है ना। यहाँ पर रूट के अंदर एक माइनस वैल्यू आ गई है जो कि एक इमेजनरी नंबर होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है ऑन टू नहीं है, हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट ऑन टू। इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती है, जैसे अभी हम यहाँ पर ये इस तरह से चेक कर रहे हैं। एक और तरीका होता है चेक करने का, ठीक है, बाय ग्राफ। आप ग्राफ की हेल्प से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको उस फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। मान लो फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन लेनी है, ठीक है। उस लाइन को इस तरह से खींचना है आपको, ठीक है। कैसे लोगे आपको लाइन को, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे, अगर ये लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर जाती है तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है नॉट 1 है, मतलब फंक्शन 1 नहीं होगा, ठीक है। अगर फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है, ठीक है, मान लो एक कोई एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है और आप यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल को लाइन खींचते हो, मान लो इस तरह से कोई लाइन खींचते हो आप, तो आप देखो ये जो लाइन है केवल एक पॉइंट पे कट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ये फंक्शन है हमारा वो कैसा है, 1 है। अभी मैंने आपको 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, और उसके एग्जांपल करवा दिए बहुत सारे, है ना। तो इतने में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप भी नहीं आया हो तो आपके माइंड में कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन को, कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो, अगर कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों है, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलेंगे। यहाँ पर ये 1 to 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो हम इसको बाइजेक्टिव नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर भी वही दिक्कत है कि 1 तो नहीं है और ऑन टू है, मतलब वो फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे, है ना। एग्जांपल दूँ क्या आपको, तो चलो दे देते हैं ना। मान लो हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे ना, मान लो सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। ये डोमेन है, कोडोमेन है। हम सेट ए को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे,
2 नहीं 1 2 3 4। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा है। b को टू मान लो 2 4 6 और 8, ठीक है। और f(x) को टू क्या ले लिया, 2x ले लिया, है ना। तो आप यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम इसको फंक्शन को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन आप इसको चेक कर लेना ना, मैंने आपको सिखा दिया कि 1 1 कैसे चेक करते हैं, 1 2 कैसे चेक करते हैं, बहुत आसान से चीज़ें आपने चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप देखो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट है ना। कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है, कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है ए इक्वल टू है 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है, तो ए की जो कार्डिनलिटी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। मतलब किसी सेट में कितने एलिमेंट है वो मतलब होता है कार्डिनलिटी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस के लिए कुछ रिज़ल्ट है। यहाँ पर जो सेट है जैसे डोमेन जो कोडोमेन है वो फाइनाइट हो गए तभी ये रिज़ल्ट काम करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन 1 to 1 है तो जो हमारा डोमेन है उसकी जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा कोडोमेन की कार्डिनलिटी की लेस देन या इक्वल टू होगी, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है और वो उसका जो डोमेन और जो कोडोमेन है वो फाइनाइट है, तो यहाँ पर इस तरह की कंडीशन होगी कि जो डोमेन है उसकी जो कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल टू होगी कोडोमेन के, ओके। और अगर कोई फंक्शन 1 to 1 है और ऑन टू है, मतलब दोनों है, मतलब बाइसेक्टिव है, तो डोमेन और कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल होगी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन और कोडोमेन आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये फंक्शन बाइसेक्टिव है, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है सेट एम है और यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है सेट एम है, ठीक है। तो इन दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल है, ठीक है। तो आप जब भी कोई बाइसेक्टिव फंक्शन देखोगे तो वहाँ पे जो डोमेन और जो कोडोमेन है उनकी जो कार्डिनलिटी होगी वो आपस में इक्वल होगी। तो इस वीडियो में यही तक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम काउंटिंग ऑफ फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। जो काउंटिंग ऑफ फंक्शंस है इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको भी देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक है, और ये जो रिज़ल्ट है वो हमको काफ़ी हेल्प करेंगे काउंटिंग ऑफ फंक्शंस में, है ना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। और मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। और इस वीडियो का जो PDF है, मतलब इस वीडियो लेक्चर का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।